नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि आज आपको कमोडिटी मार्केट में किस तरह का ट्रेड करना चाहिए और साथ ही कमोडिटी बाजार से जुड़ी हुई बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, ये हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला है। और आज की पहली बम्पर कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में। आज के लिए एसएमसी कॉमट्रेड का व्यू है कि आप क्रूड में बिकवाली करें 2875 पे, लक्ष्य होगा 2835 का और 2895 के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, लेड। और लेड में 133 रुपये 25 पैसे के स्तर पर आप बाई करिए। 135.25 का टारगेट होगा। 132 रुपये 25 पैसे के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, आपको मुनाफा मिल सकता है इंट्राडे में दिन के कारोबार में। कॉपर में 363 के भाव पर आप बाई करिए। 370 का टारगेट होगा और 360 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आप कारोबार कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर की। खबर मानसून से जुड़ी हुई है और मानसून की रफ्तार अगले 4-5 दिनों में कम रह सकती है, यानी मानसून की रफ्तार पर ब्रेक लगने की संभावना है। स्काईमेट का ये मानना है कि 4-5 दिन तक मानसून की चाल सुस्त रहेगी। उत्तर पश्चिम, केरल, तमिलनाडु में मानसून की रफ्तार थमेगी। 19 जून तक मानसून की चाल सुस्त रहने की संभावना है। हालांकि महाराष्ट्र में ठीक ठाक बारिश की उम्मीद है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिमी राजस्थान में इस बार कम बारिश की आशंका जताई जा रही है। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि ग्वार का एक बड़ा बेल्ट है पश्चिमी राजस्थान, तो उसके ऊपर एक इम्पैक्ट यहाँ पर दिखेगा। ग्वार चूँकि काफ़ी मानसून सेंसिटिव कमोडिटी है, तो जब भी मानसून को लेकर कोई खबर आती है तो इस कमोडिटी के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। हमारे साथ महेश पलावत हैं, स्काईमेट के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। मिस्टर पलावत, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धन्यवाद। आपने जिस तरह से ये कहा है कि 4-5 दिनों तक मानसून की चाल थोड़ी सुस्त रहेगी, अगर आप विस्तार से हमारे दर्शकों को ये बता पाएं कि कौन कौन से ऐसे इलाके होंगे जहां पर कम बारिश होगी और कहां पर हालात ठीक रहेंगे। देखिए, अभी जो वेस्ट कोस्ट पे यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक और केरल में बहुत हैवी रेन हो रही थी, मुंबई वगैरह में भी, तो वहाँ रेन थोड़ी कम हुई है क्योंकि जो ऑफशोर ट्रफ थी वो कमजोर पड़ी है। लेकिन अगले 24 घंटों या 24 से 48 घंटों में महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में ठीक ठाक बारिश होगी। तेलंगाना में और कोस्टल आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा के जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर अच्छी बारिश होने की उम्मीद है, और असम और मेघालय में। लेकिन जो अभी बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई थी मिजोरम और नागालैंड और कई जगहों पर नॉर्थ ईस्ट में, वो अब धीरे धीरे सुधरेगी। लेकिन जो ईस्ट इंडिया है वहां पर अभी मानसून थोड़ा सा वीक ही रहेगा क्योंकि अभी पहुंचा भी नहीं है मानसून, लेकिन रेनफॉल वहाँ कम रहेगी। और 19-20 तारीख के आसपास ईस्ट इंडिया में खास करके आपका उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार और ईस्ट यूपी, इस इलाके में बारिश बढ़ेगी। और दिल्ली के आसपास भी जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पे भी 20-21 के आसपास बारिश बढ़ने के आसार हैं। यानी 4-5 दिन की सुस्ती के बाद फिर से रफ्तार पकड़ने की संभावना, ये आप कह रहे हैं? जी हाँ, आप कह सकते हैं कि सोमवार से मानसून की रेन उससे आगे मानसून भी आगे बढ़ सकता है क्योंकि अभी 2-3 दिनों में बिहार पर पहुंचने की उम्मीद है। थोड़ा सा लेट है क्योंकि अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। हाँ। तो ये है कि आप कह सकते हैं कि बिहार में, ईस्ट बिहार में तो आ जाएगा मानसून 1-2 दिन में, लेकिन आगे ईस्ट यूपी तक आने में उसको 20 या 21 तारीख तक ही पहुंच पाएगा। उसी समय रेन बढ़ेगी जी। तब तक के लिए गुजरात, राजस्थान और आपका जो है वेस्ट राजस्थान और ईस्ट राजस्थान और गुजरात, इस इलाके में बारिश काफी कम रहेगी। पश्चिमी राजस्थान को लेकर के आपका और क्या अनुमान है, क्योंकि ग्वार का एक बड़ा बेल्ट है, अगर खेती के लिहाज से देखें तो वहाँ पर किस तरह की बारिश की संभावना है? जो राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में जो मानसून है वो 1 जुलाई के आसपास ही आता है। तो आप कह सकते हैं कि जून तो पूरा थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है बीच बीच में, लेकिन कोई खास अभी बारिश दिखाई नहीं दे रही। और जुलाई में थोड़ी बारिश बढ़ सकती है, लेकिन ओवरऑल जो मानसून जो दिखाई दे रहा है तो वो नॉर्मल से थोड़ा सा कम रह सकता है। वैसे नॉर्मल उस एरिया का काफी कम है क्योंकि बारिश वैसे भी काफी कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा सा कम रह सकता है कि बाकी जो राज्य हैं उनकी तुलना में वहाँ बारिश कम ही बनी रहेगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर पलावत हमसे जुड़ने के लिए और मानसून के ऊपर अपनी राय
रखने के लिए। अब आपको दिखाते हैं कि आज एग्री काउंटर में क्या इम्पैक्ट और किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। और एग्री मार्केट को अगर देखें यहाँ पर, तो चूंकि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहा है पिछले कुछ दिनों में, और अभी आप देखिए सोयाबीन में महज 2 रुपये की बढ़त है, 2834 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में। इसके अलावा सोया ऑयल में थोड़ा सा दबाव है, 636 के आसपास है। ग्वार का काउंटर देख लेते हैं कि ग्वार में किस तरह की हलचल है, क्योंकि ग्वार चूँकि मानसून को लेकर जो भी खबर आती है उसका तुरंत और एक बड़ा इम्पैक्ट ग्वार के ऊपर दिखता है। ग्वार में देखिए मजबूती है, 29-30 रुपये ऊपर है, 35 तक 10 का स्तर देखने को मिल रहा है। यानी जो मानसून की खबर है, पश्चिमी राजस्थान में कम बारिश की आशंका है, उसका सीधा इम्पैक्ट आप इस वक्त ग्वार की कीमतों पर देख रहे हैं। और ग्वारगम का भाव 1% से ज़्यादा बढ़ चुका है, 7500 के ऊपर है वायदा बाजार में ग्वारगम का भाव। वंदना भारती हमारे साथ हैं इस पर बातचीत करने के लिए। वंदना, ग्वार के ऊपर क्या व्यू होगा आपका, क्योंकि अभी अभी आपने सुना स्काईमेट को, और स्काईमेट का ये कहना है कि जो मानसून की चाल है वो थोड़ी सुस्त रहने वाली है पश्चिमी राजस्थान में। वंदना भारती, मानसून अगले 4-5 दिनों तक मानसून की चाल थोड़ी सुस्त रहेगी, इस बात की संभावना जताई गई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिमी राजस्थान में कम बारिश की आशंका यहां पर जाहिर की जा रही है। ग्वार के ऊपर क्या इम्पैक्ट आप देख रही हैं? मुझे लग रहा है मृत्युंजय, मानसून सेंसिटिव कमोडिटी है ग्वार, और जब भी मानसून अपडेट आता है उसका इमीडिएट इम्पैक्ट हम ग्वार पे आते हुए देखते हैं। तो जब भी यहाँ पे हम सुन रहे थे कि मानसून जो है वो अच्छा रहेगा, तो हम लोगों ने लगातार फॉल आते हुए देखा था। लेकिन आज के अगर उसमें देखें तो प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ मूव हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस बहुत डाउन भी आ गए थे। एक वो भी फ़ायदा है कि लोअर लेवल बाइंग यहाँ पे हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि मानसून जो सुस्त चाल पड़ी है उसका भी जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिला है यहाँ पे, चाहे वो ग्वार सीड हो या ग्वार गम हो। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अभी और 2 से 3% जो है ऊपर जाएंगे। तो मेरे ख्याल से 1 से 2 दिन में प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे ही यहाँ पे, तो इसमें बाइंग करके चला जा सकता है। सोयाबीन में आपने बिकवाली की कॉल दी है, आपको क्यों लगता है कि मार्केट में गिरावट क्या रहेगी? मृत्युंजय, यहाँ पे जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है ट्रेंड में, और मुझे लग रहा है कि मोर ओवर एक रेंज होना चाहिए, और थोड़ी सी यहाँ पे मुझे बिकवाली लग रही है कि थोड़ी सी बिकवाली यहाँ पे, इसे आप टेक्निकल कह सकते हैं कि एक टेक्निकल यहाँ पे फॉल देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि बार बार प्राइसेस जो हैं वो 2800 से नीचे जा रहे हैं, और इस बार मुझे लग रहा है कि 2790 तक प्राइसेस जा सकते हैं। हालांकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबल होने की संभावना नहीं, और मुझे लग रहा है कि फिर से वापसी 2800 से ऊपर आने चाहिए। लेकिन इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस जो है वो करेक्ट होने चाहिए और 2790 के करीब आने चाहिए। एग्री में सोयाबीन ग्वार के अलावा बाकी कौन कौन सा काउंटर आपको अच्छा लग रहा है, वंदना भारती? मृत्युंजय, बात की जाए तो लग रहा है कि रिफाइंड सोया है, रिफाइंड सोया में भी थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे हो सकता है। 632 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे हम आते हुए देख सकते हैं। तो खाने के तेल में मुझे लग रहा है कि लिमिटेड यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर सीपीओ की बात करें तो देखिए सीपीओ में थोड़ा सा स्टेबल है यहाँ पे जो सेंटीमेंट है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि रिफाइंड सोया का जो डाउनफॉल है वो लिमिटेड रहेगा, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि एक बार 632 का जो प्राइस है वो आ सकता है। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कोकूड है। कोकूड में मुझे लग रहा है कि अगर कॉटन ऑयल सीड केक में अगर 1800 से ऊपर ये कमोडिटी स्टेबल होती है तो 30-35 रुपये तक के लिए खरीदारी करके चलनी चाहिए। और एक और कमोडिटी अगर धनिया में मुझे लग रहा है कि धनिया अगर एक अपसाइड मूव जो है वो दिखा सकता है, और स्लोली यहाँ पे 5300 तक का जो एक अपसाइड है वो देखने को मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पर आप नज़र बनाकर चलिए। और सीपीओ हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी भाव गिर चुका है इसका, और उसका और कितना, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में सीपीओ सोया तेल के ऊपर क्या इम्पैक्ट आप देख रही हैं? मृत्युंजय, ये दोनों कमोडिटी अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्लगिश रहेगा। जब तक कि बिल्कुल त्योहारी सीज़न जो नहीं शुरू होगा तब तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। सप्लाई साइड बहुत स्मूथ है, चाहे वो इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, वो प्रमोट करना चाह रहे हैं एक्सपोर्ट को। लेकिन जैसे इंडिया की बात करें, यहाँ पे काफ़ी इन्वेंट्रीज़ हैं ऑलरेडी, तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई एग्रेसिव बाइंग आएगी इन दोनों कमोडिटीज़ में। हालांकि आप देखें तो सोया ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल दोनों का जो मूवमेंट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। हम लोगों ने देखा कि ऑयल सीड्स में बहुत वीकनेस थी, लेकिन वही एडिबल ऑयल में
नहीं था, तो लिमिटेड फॉल है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर सीपीओ की बात की जाए इस सीजन में, तो मुझे लग रहा है कि अगर अपसाइड जो है वो कहीं ना कहीं 535 540 के करीब जाके यहाँ पे जो अपसाइड रैली है वो टैड हो सकती है। अगर बात करूँ मैं रिफाइंड सोया ऑयल की, तो रिफाइंड सोया ऑयल में भी मुझे लग रहा है कि 650 के करीब रैली जो है वो टैड हो सकती है। अपसाइड यहाँ पे लिमिटेड है, लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूँगी कि यहाँ से बहुत कोई शार्प फॉल भी नहीं है। जी, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं नॉन एग्री सेगमेंट की। और नॉन एग्री में शुरुआत करते हैं गोल्ड से, और क्योंकि गोल्ड को लेकर महत्वपूर्ण खबर यह है कि फेड ने ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की है और ये कहा है कि 2018 में 3 बार दरें बढ़ने की संभावना है। इस बात का अनुमान जताया गया है फेड की तरफ से। हालांकि मार्केट ने इसको पहले डिस्काउंट किया था, लेकिन आज MCX पर तेज गिरावट है सोने और चांदी की कीमतों में। प्रथमेश माल्या, क्या आपको लगता है कि गिरावट अभी बुलियन की बढ़ने वाली है? देखिए, फेड का जो आपने जो 2 पॉइंट बताया वो काफी हद तक ठीक है। उसके अलावा हेलो जी, हाँ जी, तो मैं समझता हूँ फेड ने एक और इंडिकेशन वहां पे दिया है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट की बात करी है, जो बैलेंस शीट का साइज है $4.5 ट्रिलियन। तो मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए मार्केट्स प्रिपेयर्ड नहीं है और इस सिनेरियो में प्रेशियस मेटल जो है वो रुख नीचे का ही रह सकता है, बिकॉज फेड ने अनवाइंड करने की बात की है बैलेंस शीट को। मैं समझता हूँ गोल्ड में 28,800 का करंट भाव चल रहा है, अगर ये फॉल एक्सटेंसिव रहा तो पॉसिबली 28,000 के भाव बहुत जल्द दिख सकते हैं। वैसे सिल्वर में 28,680 के भाव बहुत जल्द दिख सकते हैं। 39,000 के आसपास चल रहा है ये जुलाई वाला कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ठीक है। वंदना भारती, आपका व्यू क्या होगा गोल्ड और सिल्वर के ऊपर? आज किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगी सोने और चांदी में? मृत्युंजय, मैं प्रथमेश से एग्री करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बढ़ाया, साथ में 3 इंडिकेशन दिया जो 3 रेट हाइक और हो सकते हैं 17 में। तो मेरे ख्याल से ये एक बेयरिश प्रेशर देगा यहाँ पे। ऑलरेडी यहाँ पे गोल्ड सिल्वर पे है, लेकिन जितनी फॉल एक्सपेक्टेड थी वो यहाँ पे नहीं आई है और मुझे लग रहा है कि ये जो फॉल है ये अभी आने वाले टाइम में एक्सटेंड होगा। मार्केट थोड़ा और इसको डिस्काउंट करेगी। तो मेरे ख्याल से MCX की अगर मैं बात करूँ, मुझे लग रहा है कि 28,600 तक जो है प्राइसेस, 28,700 600 तक जो हैं वो आएंगे। और इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि $12 से $15 की जो गिरावट है वो यहाँ पे अभी और हो सकती है 1 से 2 दिनों में। उसके बाद मुझे लगता है कि मार्केट फिर से कंसोलिडेशन मोड में आ जाएगी। गोल्ड पर एक और महत्वपूर्ण खबर ये है कि GST के बाद बैंक गोल्ड का इंपोर्ट कम कर सकता है, क्योंकि बैंकों को थोड़ी बहुत परेशानी होगी, इस बात की संभावना यहाँ पर दिख रही है। और दूसरी खबर यह है गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड पर फिलहाल डिस्काउंट ठीक ठाक मिल रहा है। प्रथमेश माल्या, अगर इस खबर को देखा जाए GST के इम्पैक्ट को गोल्ड के ऊपर, तो जो संभावना इस बात की है कि इंपोर्ट यहाँ पर कम होगा बैंकों की तरफ से, क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं प्राइस के ऊपर? देखिए, जो भी डिमांड साइड सिनेरियो इंडिया से रहा है वो WGC की तरफ से क्लियर एक्सपेक्टेशंस है कि 2017 में हम करीब 650 से 750 टन का डिमांड रहेगा जो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो GST के कारण मैं हालांकि कोई ज्यादा फॉल नहीं देख रहा हूँ डिमांड में। डिमांड जारी रहेगी बिकॉज इंडियंस काफी सेंटिमेंटल है गोल्ड को लेकर। तो जो भी भाव हो, GST का हो, एडिशन हो, मेकिंग चार्जेस के ऊपर GST लगाया जाए, मैं समझता हूँ डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। वंदना, आपका क्या व्यू होगा इन दोनों खबरों पे? फिलहाल तो गोल्ड पे डिस्काउंट ठीक ठाक है और दूसरी खबर यह है कि GST के बाद गोल्ड का इंपोर्ट कम हो सकता है। मुझे लग रहा है मृत्युंजय कि 1 क्वार्टर लग सकता है और उसके बाद जो थोड़ा सा जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगा, क्योंकि ये एक टेक्निकल चीज़ है और इसको दूर करने में थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है टाइम लगेगा नॉर्मलाइज होने में सिचुएशन। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो लास्ट क्वार्टर होगा वहाँ पे जाके थोड़ा सा एग्रेसिव यहाँ पे इम्पोर्ट हो सकता है। और वो जो क्वार्टर है वो फेस्टिवल सीजन भी होता है, वेडिंग सीजन भी होता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक बार 700 से 750 टन का जो इम्पोर्ट है वो इस बार इंडिया यहाँ पे कर सकता है, मतलब डिमांड जो है वो यहाँ पे रह सकता है इंडिया में। और स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि फिलहाल थोड़ा सा कंफर्टेबल स्टॉक होगा, क्योंकि जिस तरीके से हड़ताल हुई थी ज्वेलर्स की तो थोड़ा सा स्लगिश था मार्केट। तो करंट में मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स उनके पास अच्छा खासा है। ओके, ठीक है, चलिए वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज आप क्रूड में किस तरह का ट्रेड कर सकते हैं और साथ ही अनाज कारोबारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है, इस पर अपडेट ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले नजर मिड डे मार्केट की 3 हॉट कॉल पर।